सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6। तो इसके पहले ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन देखा था कि अगर वो इस फॉर्म में हो, लाइक कि अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, गिवन हो मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मॉड इक्वल्स टू आर, राइट। तो ये जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता था। ये हम लोगों ने देख लिया था कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता था। और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ओके जस्ट वेट, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो यहां पर दो चीजें मुझे मिलती। एक तो इस सर्कल का सेंटर मिलेगा गाइस, एक तो सेंटर मिलेगा, एंड दिस सेंटर इज समथिंग लाइक अल्फा कॉमा बीटा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन राइट अल्फा प्लस आयोटा बीटा सिंपली, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो। और रेडियस जो मुझे मिला था यहां पर, रेडियस वो मिला था आर, ठीक है। लेकिन ये सेंटर रेडियस फॉर्म था, इसलिए मुझे डायरेक्टली सेंटर मिल गया और डायरेक्टली रेडियस भी मिल गया। लेकिन कभी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आता है। ये क्या आता है? जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में बेसिकली मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, जो इक्वेशन दिया जाता है, वो इस फॉर्म में दिया जाता है। अच्छा, कोई एक अनम्यूट करके बता सकता है क्या? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सर्कल का जनरल फॉर्म है वो याद है? अदरवाइज मैं पूछूंगा। सिर्फ एक लड़की को याद है? और लोग? आद्या, आनंद, आकाश, आदर्श। आदर्श तुम बताओ तो। आदर्श होगा, आई थिंक आदर्श था। आदर्श, आदर्श भी नहीं है क्या? नहीं, चला गया। ये बताएगा। अंजन तुम बताओ। सर हाँ, सर्कल क्या सर क्या? हाँ, क्या बताना है? अभी ज्वाइन किए हैं, क्या बताना है? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने सर्कल का एक जनरल फॉर्म बताया हुआ था, वो याद है? उसका यस इक्वेशन हाँ बताओ। सर, वो सर्कल का है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू नहीं जी नहीं, एक्स प्लस। ये तो ये तो सर्कल का जनरल फॉर्म, रियल हम लोग रियल फॉर्म में पढ़ते हैं ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताओ। कॉम्प्लेक्स फॉर्म सर। हाँ सर, एक्स एक्स माइनस रियल। रिया तुमको याद है? रिया? अच्छा, सिद्धांत बताएगा। सिद्धांत तुम बताओ, अनम्यूट करो सिद्धांत। नहीं याद है? हाँ बताओ निधि, क्या होता था? सर जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। गुड गुड। चार ही तो इसमें चीज होता है। एक होता है जेड जेड बार, जहां से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे जिसका बार लगा के जेड को इंडिपेंडेंट रखेंगे, जेड को इंडिपेंडेंट रखेंगे, प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। यही होता था। ये एकदम छोटा सा सर्कल का इक्वेशन तो है। ये सर्कल जो है एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट जब हमारा रूट अंडर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि रेट रुको, मैं ये कह लू कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। बिकॉज यहाँ पे मुझे जो सेंटर है
सेंटर, सेंटर तो याद ही होगा, सेंटर तो याद ही होगा कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, कोफिशिएंट ऑफ जेड बार ये होता था, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाएगा, राइट, माइनस ऑफ ए। और मेरा यहाँ पे जो रेडियस मिलेगा, रेडियस ये मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी होता है। मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, और मेरा जो बी है वो हमेशा यहाँ पर रियल नंबर को होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में, लेकिन तुम लोग को इक्वेशन ही नहीं याद है, तो आई थिंक कि देखिएगा बहुत आसान भाषा में मैंने बताया हुआ, इतना आसानी से ये निकलता नहीं है, ठीक है। एकदम जैसा कि रियल फॉर्म में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू याद करते हैं, ट्राई किया है कि मैंने एकदम उसी के साथ कोरिलेट करके इसको बताऊं, उससे भी छोटा इक्वेशन यहाँ पर हो जाता है, राइट। सो ये फॉर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा, अब मैं जो बताना चाहता हूँ जिस पर मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, कभी सर वो कभी ए बिलोंग्स कॉम्प्लेक्स लिखे थे। हाँ, ए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा। मैंने बताया था ना कि जेड नॉट को मैंने माइनस ऑफ ए माना था, याद है क्या, इसका प्रूफ किया था, तो मैंने जेड नॉट को माइनस ए माना था, और जेड यस नॉट क्या सर। था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, राइट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या कर सकते कॉम्प्लेक्स हैं, की रिप्रेजेंटेशन में उसको ऐसे कट कर देते हैं सी लिख के। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक रियल नंबर बताया है मैंने, आर, तो सिंपली आर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दे देते हैं, एन लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और क्या होल नंबर होता है, होल नंबर, रियल नंबर, एक ये रेशनल नंबर क्यू लेते हैं, क्यू के बाद एक वर्टिकल साइन दे देते हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी लिखते हैं, उसको एक ऐसे लाइन दे देते हैं, राइट। सो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, लिखने को आप सिंपली सी लिख देते हो, ठीक है। बुक में भी देखोगे ना, तो बुक में इस चीज को ऐसे लिखा रहता है, एन लिख के इस वाले को एकदम डार्क कर देगा, ऐसे कर देगा, आर लिख के इस वाले को एकदम डार्क कर देगा, ऐसे, ठीक है। तो वो डार्क ऐसे ही नहीं किया जाता है कि हो गया होगा, वो डार्क जानबूझ कर किया जाता है कि वो सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन क्या रहेगा, आपको गिवन रहेगा, आपको गिवन रहेगा एक इक्वेशन जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल्स टू आर, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपसे दो चीजें पूछता है, एक तो ये पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट, सॉरी मॉडुलस वाला, मॉड जेड लिस्ट एंड मॉड जेड ग्रेटेस्ट को ड्रॉ कीजिए, मॉड जेड लिस्ट एंड मॉड जेड ग्रेटेस्ट, ये पूछा गया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यानी कि हमसे ये क्या पूछा जा रहा है, समझना होगा मुझे, बात आया समझ में, कि कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन, कि ये गिवन कंडीशन है, या कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड लीस्ट एंड मॉड ऑफ जेड ग्रेटेस्ट, ठीक है। कि इसका मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसका मैक्सिमम मॉडुलस कितना हो सकता है, यानी कि ओरिजिन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो देखिए मुझे क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए,
इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई सर्कल होगा, सर्कल को मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। यहाँ पर कोई सर्कल होगा, राइट, यहाँ पर कोई सर्कल होगा। इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहीं यहां पर रहा होगा, सेंटर, एंड दिस सेंटर इज समथिंग अल्फा कॉमा बीटा। अब मुझे बताएगा कि जेड कहां पर लाई कर रहा होगा। एनीवन रेज योर हैंड या चैट में भी रिप्लाई कीजिए, बताइए तो मेरा जेड कहां पर लाई कर रहा होगा। चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो, सभी लोग रिप्लाई कीजिए, मेरा जेड कहां लाई कर रहा है अभी। किसी का आंसर नहीं आया। नहीं, जेड रिप्रेजेंटेशन नहीं निधि, जेड लाई कहां कर रहा है ये मुझे जानना है। जेड जो है लाई कहां कर रहा है, इनसाइड द सर्कल ना। और लोग, रिया बहुत अच्छे, आकाश, आकाश बहुत अच्छे। जेड जो है मेरा इस सर्कल पे कहीं पर लाई कर रहा होगा ना, बाउंड्री ऑन द सर्कल, और वी कैन से ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि सर्कमफरेंस पर वो वाला जेड जिसका ओरिजिन से क्योंकि मॉड जेड का मीनिंग क्या होता है ये बात ध्यान रखना होगा। मॉड जेड का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। मॉड जेड का मीनिंग क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो मुझे एक ऐसा जेड सेलेक्ट करना होगा इस सरकमफरेंस पर जिसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो वो गाइज मिनिमम हो। तो हम क्या कर लेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि सर जो डायरेक्टेड पॉइंट होगा, जो सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहा होगा, सॉरी, हम कहेंगे कि ये जो डायरेक्टेड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली ओरिजिन से यहां पर चले जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां वाला जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम सी दिए सेंटर को, इसका नाम क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ओ ए जो होगा, यानी कि ए पॉइंट पर जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ओ ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मॉड जेड लिस्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ओ ए का वैल्यू निकाल दूंगा ना तो मुझे वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू मिल जाएगा, या वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, या वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस वो मिनिमम हो। Am I right everyone? और उसमें इसके आगे वाला, इसके आगे वाला जो वैल्यू है, इसके आगे वाला जो लाइन है वो मुझे ये आगे वाला लाइन मान लेते हैं, लेट से बी, ओ बी। तो मैं क्या ये भी बोल सकता हूं कि ओ बी जो मुझे मिलेगा ये मॉड जेड ग्रेटेस्ट मिलेगा। बात आया क्या समझ में, मॉड जेड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, राइट। तो चलिए अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। मुझे ओ ए निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे ओ ए की जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि मैं बोलूंगा मुझे कि अगर मॉड जेड लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए, मॉड जेड लिस्ट अगर मुझे चाहिए,
तो आई कैन राइट कि ये OA के बराबर होगा, एंड दिस OA की वैल्यू जो है वो मैं टोटल OC निकाल कर, यानी कि टोटल OC निकाल कर इसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, R सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कर देता हूं तो मुझे मॉड जेड लिस्ट मिल जाएगा। और अगर हम मॉड जेड ग्रेटेस्ट की वैल्यू चाहते होंगे, मॉड जेड ग्रेटेस्ट की वैल्यू चाहते होंगे, तो वी नीड टू फाइंड OB, and this OB is something like we can write OC plus R. Is it clear to everyone? क्या ये इतना बात सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो हम लोग एक बार फिर से बताएंगे, बट क्लियर होना चाहिए। Everyone just write in chat box. Is it clear to everyone? लग रहा है आज तुम लोग जल्दी जगे नहीं हो अभी तक। देखो, सब क्लास के सबसे लेट आने वाली लड़की वो सबसे पहले रिप्लाई कर रही है, सर क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं, इसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, सभी लोग ट्राई कीजिए एंड चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कीजिए। कह रहे कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड satisfying the condition mod of z minus 3 mod of z minus 3 minus 4 iota equals to 2, then we need to find mod of z list, mod of z greatest। ग्रेटेस्ट का स्पेलिंग तो मुझसे गलत लिखा गया है। सभी लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं ट्राई करूंगा। फिर मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी चाहिए जो इस लिस्ट से एसोसिएटेड था और ग्रेटेस्ट से भी एसोसिएटेड है। आद्या लग रहा है पढ़ रही हो ना? आप लोग का टेस्ट होने वाला है, आई थिंक हम ग्रुप में ऐसा मैसेज आया था। पहला का आंसर आ गया निधि का, एंड आई थिंक सही आंसर है। पहले दोनों का आंसर आ गया। बहुत अच्छे, आकाश का भी आंसर हो गया। मुझे नहीं पता है, वहां के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। इसका टेस्ट तो मैं चैप्टर लेने ये खत्म करने के बाद लूंगा ना। सभी लोग बनाइए इसको। अच्छा, मैसेज नहीं आया है, ठीक। सभी लोग ट्राई कीजिए। अभी तक बहुत कम आंसर आ गया। दिव्या, समझने में सबसे पहले आंसर आया था, ये रिप्लाई आया था। आंसर भी रिप्लाई करो। राघवेंद्र, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। रविशंकर, तुम्हारा भी नहीं आया। अंजन, क्या कर रहे हो अभी तक? आद्या, आकाश का आई थिंक आ गया है। और कौन है? सिद्धांत, त्रिपुरारी। अच्छा, जगह हो तो जगह हो तो क्वेश्चन वो कर लो। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। निधि, दूसरा वाला नहीं आ रहा, अभी तीसरे का रिप्लाई नहीं आया। देखिए क्या करेंगे भाई।
देखिए मैंने जो सर्कल लिया हुआ है उसका जो सेंटर है वो 3,4 है, 3,4 है, राइट। सो देखिए मैं क्या करूंगा, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूंगा। वेट, सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मुझे ये वाला जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मान लेते हैं लिस्ट, तो इसको एल मान लिया। और इसके जस्ट अपोजिट एंड वाला जो पॉइंट होगा, इसके अपोजिट एंड में मैं आगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको मैं एम मान लेता हूँ, ये जी मान लेता हूँ, ग्रेटेस्ट के नाम पे लेट से आई हैव राइट इट एज जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ओ एल जो मिलेगा, ओ एल, अच्छा सेंटर तो रेडियस 2 है, सेंटर कितना है इसका, सेंटर 3,4 है, रेडियस 2 लिख सकता हूं मैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ओ एल जो मुझे मिलेगा वो मॉड जेड लिस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है, मॉड जेड लिस्ट। अब ये वैल्यू जो होगा इसको आप क्या बोलोगे कि सर पूरा का पूरा ओ सी, यहाँ पे सी पॉइंट ले लीजिए, सेंटर को सी से, ठीक है, या आप बोलोगे ओ सी माइनस आर हो गया था, एंड दिस ओ सी कितना हो गया जाएगा, ओ सी का मॉडुलस आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा, ठीक है। ओ सी कितना आ जाएगा, ओ सी इक्वल्स टू √3² प्लस 4², यानी कि 9 प्लस 16, एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये 5 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 2 इज 3, एंड मॉड जेड ग्रेटेस्ट जो मुझे मिलेगा, मॉड जेड ग्रेटेस्ट, ये मुझे मिलेगा 5 प्लस आर, यानी 5 प्लस 2, दिस इज गोइंग टू बी 7, ठीक है। तो बहुत लोगों के आंसर यहीं पर आके रुक गए। निधि इसके आगे नहीं कर रही हो क्या, निधि? बोलेगी निधि, राघवेंद्र? Am I audible everyone? नेक्स्ट का अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है। राघवेंद्र कैसे निकालेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एल के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ना, हाउ वी विल फाइंड दैट? अनम्यूट करके बता सकते हो? कांट। देखिए मुझे ओएल का लेंथ अभी मिला है, क्या मिला है, ओएल का लेंथ मिला है, ओएल का लेंथ मिल गया, तो इसका मतलब कि वहां पर कोई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर तो जरूर मिलेगा, मिलेगा भाई। सर तो देखिए एक हाँ, काम कर सकते हैं सर, इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, वो जो सर स्लोप से, हाँ वही वही कॉन्सेप्ट ही होगा। और सर देखिए मॉड जेड का पावर ई आई थीटा उस तरीके नहीं से। नहीं उससे नहीं नहीं, लेट मी चेक। देखो आप यहाँ पर जो जेड जो यहाँ पर जो सी का जो आर्गुमेंट होगा वही आर्गुमेंट एल के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का भी होगा, होगा ना। तो मैं यहाँ पे अल्फा निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लूंगा, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अल्फा वो निकाल लेता हूँ। अल्फा मुझे कितना मिलेगा, तो अल्फा मैं कॉस और साइन में निकालूंगा। मैं बोल सकता हूँ इन इसका नाम रख देते, ए नाम रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम बी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू बी बाई एच होती है। बी बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं ओ बी डिवाइडेड बाई ओ सी। बात आया समझ में क्या? ओ बी मुझे कितना मिलेगा, तो ओ बी देखो यहां से यहां का डिस्टेंस तो 3 है, क्योंकि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट गाइस यहाँ पर 3 है, मुझे मिला हुआ है सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 मिला हुआ है।
और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि यहां से यहां ए BC का वैल्यू ये मुझे 4 के बराबर दिया हुआ। तो आई विल राइट कि ये कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा जो मुझे मिलेगा, साइन ऑफ अल्फा ये मुझे मिलेगा किसके बराबर, BC, BC/OC, एंड दिस BC इज 4/5। ठीक है, अब मुझे जो जेड लिस्ट मिलेगा, जेड लिस्ट मिलेगा यानी कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू क्या है, जेड लिस्ट एल, यानी एल पर जो जेड मिलेगा मुझे, वो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या मिलेगा। देखो ये OA का लेंथ हो जाएगा, एंड दिस OA इज व्हाट, OA इज ओ, या पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OAL वी कैन राइट कि मुझे क्या मिलेगा, OA की वैल्यू जो मिलेगी, OA ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैं इसको OL कास थीटा बोल सकता हूँ कि, यानी कि कास अल्फा बोलूंगा। और OL तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है गाइस, OL तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। OL मुझे कितना मिला है, 3 के बराबर मिला है। देखिए यहाँ पर 3 के बराबर, तो मैं बोलूंगा 3 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा यानी 3 इंटू दिस वन इज 3/5, तो ये 9/5 हो जाएगा। और उसी तरह मैं AL निकालूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट AL, तो इस AL को मैं OL साइन अल्फा बोल सकता हूं। एंड नाउ OL तो अगेन 3 ही है, साइन अल्फा तो मुझे कितना मिला है, 4/5 मिला है। सो आई कैन राइट कि ये 12/5 हो जाएगा। सो यहाँ पर L के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी L पर जो कोऑर्डिनेट होगा या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि मैं बोलूंगा देयरफॉर ZL जो मुझे मिलेगा, ZL वो मुझे मिलेगा OA प्लस आयोटा AL, OA जो होगा दिस विल बी 9/5 प्लस आयोटा टाइम्स कितना, 12/5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या समझ पा रहे हो सभी लोग? और दूसरे वाले का उसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या, कैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया? जस्ट रेज जो है एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए येस और नो से, क्या आपको ये ZL फाइंड आउट करने आया? और यही ZL जो मुझे मिला है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम मॉडुलस, उसी तरह मैं ZG बोलूंगा, ZG यानी कि जो ग्रेटेस्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे मुझे OG कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा इसका हॉरिजॉन्टल के लिए। तो OG कितना होगा, 7 है, 7 इंटू कॉस अल्फा यानी कि 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 7 इंटू 3/5, तो ये 21/5 हो जाएगा। तो ZG मुझे मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 21/5 और प्लस आयोटा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा गाइस वो कितना हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 7 हो जाएगा, तो 28/5। बहुत अच्छे निधि का आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि एक और क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चंस हैं कि मुझे वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो Z-1 प्लस आयोटा से जो उसका मॉडुलस हो वो मिनिमम हो। ये कैसे निकालेंगे? तो आपको देखिए, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहां आपने मॉड ऑफ Z-0 लिस्ट लिखा हुआ था, ठीक है? तो 0 से जो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेंटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड था डायरेक्टली आपने निकाल दिया, डायरेक्टली निकाल के एक बार रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार रेडियस ऐड कर दिया। उसी तरह मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? देखिए इसको मैं देख सकता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मॉड ऑफ Z माइनस
यहाँ पे कॉमन निकाल लिया 1 माइनस आयोटा दिस लिस्ट, ठीक है। यानी कि 1 माइनस आयोटा से मैं पूरे सेंटर का क्या निकाल दूंगा, डिस्टेंस निकाल दूंगा। 1 माइनस आयोटा से सेंटर का डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल कर एक बार रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दूसरी बार रेडियस ऐड कर दूंगा। सो वी विल राइट कि हमारे पास जो वैल्यू मिलने वाला है, यानी कि मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ऑफ सेंटर is 3,4 from the point 1, -1। ये डिस्टेंस निकाल के बताइए। तो ये डिस्टेंस आई थिंक मुझे 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। दिस विल बी आई थिंक √29, ठीक है, √29। देयरफॉर जब आपको ये डिस्टेंस निकालना है मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा, इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा, सेंटर से इस पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला है हमने √29, इसमें से एक बार रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे लिस्ट वैल्यू मिल जाएगा। और मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा, ये ग्रेटेस्ट निकालूंगा, ग्रेटेस्ट। सो ये मुझे मॉड ऑफ √29 प्लस 2 मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर होना चाहिए ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम। सर ये क्वेश्चन में सर वो सेंटर 3,4 से डिस्टेंस क्यों निकाल रहा है सर? ये क्वेश्चन ही क्या कर रहा है, एक बार फिर से समझा दीजिए। दिस मॉड ऑफ जेड लिस्ट निकाले थे, इसका मीनिंग क्या था ये बता। सर इसका मतलब सबसे लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू का लिस्ट डिस्टेंस। हाँ, यानी कि कह रहा है कि आपने भाई जो सर्कल बनाया है, आपने जो सर्कल बनाया है, उस सर्कल पे कहीं ना कहीं तो जेड होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर। उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो जेड था, उस जेड का वैसा जेड उसमें से निकालिए, या ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो डायरेक्टेड पॉइंट था फ्रॉम ओरिजिन टू दिस जेड, वो वाला हमने निकाल लिया। अब दूसरे केस में कह रहा है कि अब जेड मेरा सरकमफेरेंस पर अगेन है, मैं चाहता हूं कि यहां पर कोई एक पॉइंट लिया है हमने, लेट से 1, -1, और इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिए। तो आपको हमने सर्कल में बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, डायरेक्टली उसको ना सर्कल ऑफ द सेंटर से ये सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देते, डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। तो डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया तो ये 1, -1 से 3,4 का डायरेक्टली डिस्टेंस हो जाएगा, ये निकल गया। अब आप एकदम रियल वाले सर्कल में चले जाइए। अब मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला, क्योंकि यही वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा। ध्यान दीजिए, मुझे ये वाला जो, मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे जेड माइनस, और इसको हम बोल देते थे 1 माइनस, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा हो जाएगा। ये ऐसे ही डिस्टेंस दिखाएंगे ना यहाँ से यहाँ का। ये सर मतलब सर ये क्वेश्चन जेड -1 प्लस आयोटा का सर्कल से लिस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। हाँ, तो सर्कल के ही कॉरेस्पॉन्डिंग ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि जेड जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, तो इस पर्टिकुलर को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो जेड है वो क्या होगा, वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, बात आया क्या समझ में अब? यस सर। आगे चलिए, दूसरे क्वेश्चन से पहले अब सेम टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आर्ग्यूमेंट के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ, आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, लेट से आप क्या क्या गिवन रहेगा ये मैं दिखा दे रहा हूं। आप गिवन रहेगा, यहां पर गिवन रहेगा कि ये आपको एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा
अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल्स टू आर, ये गिवन रहेगा गाइज। और आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि भाई आर्गुमेंट ऑफ, यानी कि वैसा आर्गुमेंट निकालिए जो जेड से मिनिमम हो, यानी कि आर्गुमेंट जेड लिस्ट एंड आर्गुमेंट जेड ग्रेटेस्ट, आर्गुमेंट जेड ग्रेटेस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा बस वो देख लेते हैं, देन वी विल हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, तब हमारे पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होगा, देखिए क्या इसका मीनिंग होगा। ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्लियर करने लगते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी ये एक सर्कल है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई गिवन कंडीशन होगा, ये बोलेगा जाए कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि जेड हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा जो जेड होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे ही लाई करेगा। सो ये मुझे यहाँ पे सर्कल का सेंटर मिल गया सी, और ये मिल जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड लिस्ट का मतलब हुआ कि ओरिजिन, ये जो आप एंगल निकालते हो, एक ऐसा एंगल जो क्या हो, यहां से ओरिजिन से आप एंगल अगर आप ड्रॉ करो तो ये आपको एंगल कुछ इस तरह से, सबसे कम एंगल मिले, सबसे कम एंगल मिले तो सबसे एक्सट्रीम राइट पॉइंट है इसका, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। आया समझ में क्या? और यहां के कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक, सॉरी, एक सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगल मिलेगा, मिलेगा क्या? यहां पर यही वाला जो एंगल मुझे मिलेगा, ये एक ऐसा एंगल मिला मुझे, ये मान लीजिए कि अल्फा है, तो ये अल्फा जो है ऐसा एंगल मुझे मिला है, जो यहां पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम आर्गुमेंट मिल रहा है, क्योंकि जेड जो है कहीं पर भी लाई करेगा, तो जो मिनिमम आर्गुमेंट होगा वो यहीं के साथ, तो अल्फा इज द एंगल विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड लिस्ट। ठीक है, यानी कि लिस्ट एंगल बनाने वाला मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और ये वाला मान लीजिए ये वाला एंगल अगर बीटा होगा, बीटा, तो ये बीटा जो है ऐसा है जिसने ग्रेटेस्ट एंगल बनाया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि एक ऐसा एंगल, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला मुझे विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम मैक्सिमम आर्गुमेंट, राइट। तो किसी को मीनिंग समझने में दिक्कत हुआ क्या यहाँ पर? एवरीवन राइट यस और नो? जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा उससे मिनिमम आर्गुमेंट यानी मिनिमम एंगल निकलेगा, और जो सबसे अपर जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम आर्गुमेंट देगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। कह रहे कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड satisfying this condition mod of z minus 2 iota equals to 1, then find argument of z least, argument of z greatest, और फिर वो मिनिमम एंगल बनाने वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो होगा, वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी निकालना है, यानी कि we need to find the complex number associated with argument of z least and also the complex number associated to argument z greatest से। ठीक है, तो सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, सभी लोग ट्राई करके आंसर चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए।
क्या बात है, आज तो 6 ही लोग बचे क्लासरूम में। क्या स्लाइड ऊपर कर रहे? हो गया क्या? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। तो देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ बनाना बहुत जरूरी होगा, राइट। इसका कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा कि इसका ग्राफ जो होगा वो एकदम एग्जैक्ट बनाए, ठीक है। तो मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मॉड ऑफ z-2 आयोटा इक्वल्स टू, आई थिंक 1 दिया हुआ है, लेट मी चेक। हाँ, इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि कोई एक सर्कल होगा जो जिसका रेडियस, जिसका सेंटर, पहले मैं देख लेता हूँ। सेंटर जो है वो समथिंग 0,2 पर मिल रहा है, 0,2 पर, और रेडियस 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। और अगर सर्कल ऐसा होगा तो एक मिनिमम आर्गुमेंट मिलने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इधर से पास करेगा, और मैक्सिमम आर्गुमेंट मिलने वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। मैं आपको कर लेता हूँ, इससे ज्वाइन कर देता हूँ दोनों। ये और फिर एक ये मिले, राइट। तो देखिए, मुझे यहाँ पर जो एंगल बनेगा, लाइक अगर ये एंगल मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे दूसरा एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ना वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होगा। वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी जो सर्कल होता है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल ग्राफ होता है गाइस। और वाई एक्सिस पर पूरा ग्राफ बना हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। तो मेरा इंटरेस्ट पहले वाले पर ही हो गया। अब देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट, इस सर्कल के सेंटर से लेके इस पर, ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। और मैं जानता हूँ कि ये रेडियस है तो ये 1 हो जाएगा, ये रेडियस है तो ये 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये का पूरा जो वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो 2 हो जाएगा। तो इसका नाम अगर ए रखते हैं, तो ए को अभी हम निकालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इस सेंटर का नाम सी दूंगा, इसका नाम ओ दे देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ओ सी की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, और ओ ए सी का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ कि सबसे पहले इस एंगल में OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर जो होगा वो देखिए क्या OC के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी OA की तो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है गाइस, OA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी OA नहीं भी फाइंड आउट करते तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फाइंड आउट कर लेते हैं। OC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। OC का जो स्क्वायर मुझे मिलेगा ये 4 मिलेगा और AC का स्क्वायर मुझे 1 मिलेगा। 4 माइनस 1 3। देयरफॉर OA का जो वैल्यू मिलेगा वो √3 मिल जाएगा, √3। यहाँ पर देखिए है 90 डिग्री, यानी कि मैं अगेन ये बोल सकता हूँ कि cos 90 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू हम बोलेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना मिलेगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा तो B/H। इसके लिए B जो होगा वो हो जाएगा AC के बराबर, AC के बराबर एंड डिवाइडेड बाई OC, एंड नाउ आई विल राइट sin 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या मिलेगा? तो sin अल्फा मिलेगा। दिस इज sin ऑफ अल्फा एंड दिस इज AC इज 1 डिवाइडेड बाई OC इज 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ से sin ऑफ 60 डिग्री मिला, यानी अल्फा की वैल्यू जो हो गया वो क्या हो जाएगा? हाँ, π/6। π/6। बात आया क्या समझ में सभी को? तो ये साइन थीटा, ये कॉस हमने किया ना B/H। सर OA/AC होगा ना सर? बेस तो तो सर बेस तो ये मुझे मिला √3 होगा cos ना? ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा जो है वो मुझे मिल गया कितना? π/6 डिवाइडेड बाई सॉरी AC डिवाइडेड बाई OC। सभी को क्लियर है क्या? और साइन 90 cos 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या मिलेगा? साइन अल्फा मिलेगा एंड दिस इज एग्जैक्टली 1/2। और 1/2 की वैल्यू कितना होता है? साइन π/6। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा? π/6 मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साइन निकाला है सर ना, परपेंडिकुलर हो गया ना। ओ वही तो। ये OA होगा, OA होगा। सही, बेडन निधि सही है। ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज OA डिवाइडेड बाई OC होगा, और OA जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये तो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा एंड दिस इज OA तो OA को भी मैंने निकाल लिया, √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज साइन ऑफ π/3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू π/3 मिला। बहुत अच्छे। ये तो AC तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया था, बेस वाले में बेस लेना था मुझे। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ से देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है सिमेट्रिकल होता है, ये वैल्यू क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। यानी कि अगर ये अल्फा मिला है तो इसके बाद ये वाला भी एंगल जो होगा अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। सॉरी, अल्फा का मतलब π/3 ये भी होगा। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ग्रेटेस्ट, अगर मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट तो ये मैं पूरे पाई में से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं,
तो 2π/3 मिल जाएगा। बहुत अच्छे आकाश, 120 2π/3। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, यानी ए पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिलेगा, ए पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद आर्गुमेंट ऑफ जेड लिस्ट निकालना है, यानी कि अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मुझे फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? तो आप देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपको ये मान लीजिए कि आपने एम निकाला, ये आपने मान लीजिए एम निकाला, तो आपको ये ओ एम निकालना है और यहाँ से यहाँ का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। कर सकते हो क्या? ओ एम जो होगा, ओ एम वो मिलेगा ओ ए लिख दिया मैंने, ओ एम ना लिखना चाहिए, ओ एम जो मुझे मिलेगा ओ ए कॉस अल्फा, ओ ए की वैल्यू कितनी है? तो ओ ए जो है √3 मिला, और कॉस अल्फा जो इस केस में मुझे मिलेगा cos π/3 एंड दिस इज 1/2, तो √3/2 मिलेगा। और ओ ए एम जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा ओ ए साइन अल्फा, तो ओ ए तो मुझे मिल गया √3 और साइन अल्फा भी √3/2 मिलेगा, तो ये मुझे मिल गया 3/2, 3 क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि √3/2 प्लस आयोटा 3/2 मुझे मिलेगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मिलेगा? इसका अपोजिट साइड वाला, निधि तुम बताओ तो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मिलेगा? सर तो देखिए, ये -√3/2 सिर्फ प्लस y एक्सिस आयोटा का अबाउट √3। सिमेट्रिकल हो रहा है, यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और y वाला कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रह जाएगा। तो यू कैन राइट कि -√3/2 निकालना नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी का यूज कर लेंगे, प्लस आयोटा 3/2 हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है? एक बार यस और नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। निधि, नहीं आ रहा है तुम्हारा वॉइस। चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए। आद्या, आनंद, रविशंकर, रिया। चलिए तब आगे बढ़ जाते हैं। देख, लोकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकेशन ऑफ टू सर्कल या पोजीशन ऑफ टू सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, पोजीशन ऑफ सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू एक दूसरे से। पोजीशन क्या है सर्कल का, ये हम लोग निकालना इसमें सीखते हैं, देखते हैं। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स, इस तरह का काम हम लोग सर्कल चैप्टर में कर चुके हैं। तो बहुत ही तेजी से मैं यहाँ पर मूव करूंगा। पहला, फर्स्ट आइसोलेटेड सर्कल, या सर्कल का पहले इक्वेशन वगैरह तो मैंने लिखा है, मैं सर्कल दिखा दे रहा हूँ कि आपको गिवन रहेगा सर्कल नंबर 1, जिसको C1 हम लोग बोलेंगे, एंड दिस इज समथिंग Z माइनस α1 प्लस आयोटा β1
आयोटा बीटा 1 का मॉड इक्वल्स टू R1, और दूसरा जो सर्कल मुझे मिला है C2, दिस इज समथिंग मॉड ऑफ Z माइनस अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2 इक्वल्स टू R2, राइट। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, ये दो सर्कल्स मुझे मिला है। तो पहला कंडीशन आइसोलेटेड सर्कल्स के लिए क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड सर्कल, आइसोलेटेड सर्कल में एक सर्कल इधर होगा तो दूसरा सर्कल इधर होगा, यानी कि दोनों सर्कल को एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो इस केस में अगर मैं निकालूंगा तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो होगा C1 C2, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुझे कोई सेंटर C1 मिलेगा, यहाँ पर कोई सेंटर C2 मिलेगा, यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस R1 होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो मुझे मिलेगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में कितना होगा सभी लोग बताइए तो? बहुत अच्छा, सिर्फ निधि का ही आंसर आया, और लोग रिप्लाई कीजिए। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा गाइस वो हो जाएगा 4। ठीक है, कैसे कैसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? एक तो इधर से ड्रॉ करेंगे और इधर को जाएगा, एक इधर को ड्रॉ करेंगे तो इधर को जाएगा। ठीक है, एक जो मैं ड्रॉ करूंगा वो इधर से ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरह से तो 4 कॉमन टेंजेंट्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा नहीं आकाश, 4 कॉमन टेंजेंट हो गए। एक्सटर्नल टच, दूसरा टच ईच अदर, टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे इसका मतलब एक सर्कल अगर इधर होगा और दूसरा सर्कल जस्ट इसको टच करके निकल जाएगा, मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, लेट से ये C1 है और ये C2 है, ये R है, ये R1 है, ये R2। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस C1 C2 का जो मॉड होगा वो मुझे मिलना है R1 प्लस R2। ठीक है, ये मुझे मिल जाए। तीसरा मैं कह सकता हूँ क्या, इंटरसेक्टिंग सर्कल।
इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए एक सर्कल जो होगा ऐसा होगा, तो दूसरा जो है ऐसा होगा। ठीक है, इस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है मेरा, यानी कि C1 C2 का जो मॉड होगा वो R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये R1 माइनस R2 से बड़ा भी होना चाहिए। मॉड लगा दे रहा हूँ R1 माइनस R2। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात कर लें तो 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या मुझे मिल जाएगा, इक्वल टू 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो मुझे मिलेगा तो ये 2 ही मिलेगा गाइस। क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यहाँ के लिए बताइए, 2 मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 ही मिलेगा। एक इधर ऊपर से जाएगा, एक इधर नीचे से जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो गया। इंटरनली टच ईच अदर इंटरनली, ये दूसरा, तीसरा, चौथा केस। टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली अगर इंटरनली टच करेगा तो एक सर्कल यहाँ पे हमेशा बड़ा मिलेगा, एक सर्कल बड़ा मिलेगा। और इसी के अंदर एक दूसरा सर्कल मिलेगा मुझे इस तरह का। राइट, और यहाँ पर लेट से मुझे कोई सेंटर मिला C1, और यहाँ पर कोई सर्कल, इसका सेंटर C2 मिला। तो हम यहाँ पे कहेंगे ना कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ C1 C2 का जो मॉड है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर होगा। R1 माइनस R2 के बराबर होगा। इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दिस इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, और एक जो लास्ट पॉइंट जो होगा, वन लाइज इनसाइड अनदर, वन लाइज इनसाइड अनदर। एक सर्कल दूसरे के अंदर बिल्कुल लाई करेगा, तो इस केस में जो आपको फिगर कुछ दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। और इसी के अंदर कोई दूसरा सर्कल है, ये C1 C2। इस केस में C1 C2 का जो डिस्टेंस मिलेगा, C1 C2 का जो डिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट ईयर, यानी कि इसी साल का है, लास्ट ईयर क्या, इस साल जो भी शिफ्ट हुए थे दोनों ही एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन था गाइस। ठीक है,
इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पे क्वेश्चन जरूर था, सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से बेसिकली आपको दो चीजें फाइंड आउट करने को देगा। ठीक है, यहाँ से दो चीजें आपको बेसिकली फाइंड आउट करने को देगा। ये के का इंटरवल फाइंड आउट करने को देता है, के एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देगा। तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, देख सकते हो आप, देखिए। लेट्स से दिया गया, फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ के फॉर विच द टू सर्कल C1 इज लाइक दिस एंड C2 इज लाइक दिस। इसको पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ। सर पूरा है। हाँ, ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा है, कंप्लीट ही है। ठीक है, फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ के फॉर, मुझे इंटरसेक्टिंग नहीं लिखा, तो के का वैल्यू सभी लोग फाइंड आउट कीजिए। तो निधि दोनों इंटरवल कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत लोग सिर्फ यही वाला कंसीडर करके रह जाते हैं। जस्ट वेट, यहाँ वाला, ये वाला पार्ट कि R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन होना चाहिए R1 माइनस R2 से। ये दोनों इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे आंसर गिवन रहता है। सो डोंट मिस आउट दिस कॉन्सेप्ट, इज ये R1 माइनस R2 से, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन R1 R2 होगा। अच्छा, दोनों के लिए हो, दोनों के लिए हो तो आंसर आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए। ओके, कोई नहीं, देख लेते हैं हम लोग, और लोग ट्राई कीजिए। तो बहुत लोग आंसर नहीं आया अभी तक, बहुत लोग का, एक ही दो लोग के आंसर आए हैं। सो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं फिगर अगर नहीं भी बनाता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, मुझे फिगर से कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरा पहला सेंटर है, सेंटर मैं लिख लेता हूँ K, -1 मिलेगा, और जो दूसरा सेंटर मिला है गाइस वो मुझे मिला है कितना, 0, अगेन -1। ठीक है, तो C1 C2 का मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। कौन है? निधि म्यूट कर लो बेटा।
निधि, C1 C2 ये जो डिस्टेंस मुझे निकला है, मॉड ले लेंगे जरूर, ये स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, एंड ये मॉड ऑफ के हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ के, स्क्वायर रूट से पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर निकलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मॉड ऑफ के जो है मेरा, वो लेस देन होगा किससे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज 3 एंड दिस इज समथिंग ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ, यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन मिला 3 से, ग्रेटर देन मिला 1 से। सो मैं यहां पर इससे निकाल लेता हूं, इंटरवल को सॉल्व ना करके मैं मॉड ऑफ x का ग्राफ बना लेता हूं गाइस, मॉड ऑफ x का ग्राफ बना लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। मैं कह लूंगा कि मॉड ऑफ x जो है मेरा, ठीक है, टाइम है ना हमारे पास, हाँ टाइम तो है हमारे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y=1 कहीं पर इधर से गुजरेगा और y=3 जो है कुछ ऊपर से गुजरेगा, लेट से मैंने मान लिया यहाँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक से बड़ा चाहिए, ये 1 है और ये 3 है, एक से बड़ा चाहिए तो इसके ऊपर वाला, और 3 से छोटा चाहिए तो इसके नीचे वाला, और ये भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो मुझे पॉइंट मिलेगा, ये -1 मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो मुझे पॉइंट मिलेगा ये -3 मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो मुझे 1 मिलेगा, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो मुझे 3 मिलेगा। सो मॉड ऑफ के का जो इंटरवल होगा, के बिलोंग्स टू -1 से -3 यूनियन 1 से 3। Am I right निधि? इस तरह से आंसर करेंगे। सर वो मॉड नहीं लिए थे इसीलिए। नहीं बेटा, मॉड लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ये इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और ये आपको ऑप्शन भी गिवन रहेगा, ठीक है। और ये मॉड क्यों हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आती है, इसलिए मॉड के साथ ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इसी से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, हाँ चलिए ये ले लेता हूं। चलिए क्वेश्चन है कि the equation of the two circles, the two circles are given below, तो कौन सा है पहला जो सर्कल है C1, ये है मॉड ऑफ Z-1 माइनस आयोटा, इसका जो रेडियस है वो है 1, एंड दूसरा एंड C2 जो मुझे मिला है वो मॉड ऑफ Z-3 + 4 आयोटा, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो मिला, इसका जो रेडियस है वो मुझे मिला है 2। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, फाइंड द पोजीशन ऑफ two circles
two circles with respect to each other, with respect to each other. इस क्वेश्चन को लिखने में जितना प्रॉब्लम है उससे ही आसान है इसका रिप्लाई करना, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी हम लोग निकाल लेंगे। सो मैं देख सकता हूं यहाँ पर कि जो C1 पहला सेंटर मुझे मिलेगा जो वो मुझे मिला है 1,1 और जो दूसरा सेंटर मिलेगा C2 दिस इज समथिंग 3,-4, 3,-4। तो मैं C1 C2 निकाल रहा हूं। C1 C2 जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा वो मुझे मिल गया 3-1, 3-1 2 का स्क्वायर 4 और -4 - 1 ये 5 का स्क्वायर 25 √29 मिला। √29 की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी और R1 + R2 जो है वो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो आई कैन से कि C1 C2 जो मुझे मिल गया वो ग्रेटर देन मिल गया R1 + R2 से। सो मैं देख सकता हूं कि ये जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है पहला वाला, यानी कि आइसोलेटेड सर्कल्स होंगे गाइस। ये दोनों क्या होंगे आइसोलेटेड सर्कल्स होंगे, आइसोलेटेड होंगे, आइसोलेटेड सर्कल्स। और अगर आइसोलेटेड हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ये मिल गया 4 आपको, राइट। ये आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एंड आई थिंक आज की क्लास का लास्ट। हाँ बोल। कॉमन टेंजेंट भी दिया है। अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बाद में पढ़ेंगे, वेट, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने सर्कल्स को और भी ज्यादा, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन वगैरह भी हमने आपको देखा होगा कि नहीं बताया है। लाइन का इक्वेशन बताया है क्या अभी? नो सर। नहीं ना, तो कॉमन टेंजेंट एक लाइन ही होगा ना। तो अभी सिंपल लाइन का पहले पढ़ लेंगे, देन कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉमन टेंजेंट का जो लाइन होगा वो वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक ये मैं निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diametrical ends are given। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diametrical ends are whose diametrical ends are given। ठीक है, जिसके डायमेट्रिकल एंड्स गिवन हो उसका मैं क्या करना चाहता हूं, उस सर्कल का इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक सर्कल, ये एक सर्कल गिवन है, राइट। ये एक सर्कल गिवन है और मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट्स से यहाँ पर इसके जो 2 डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, मैं डायमेट्रिकल ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक डायमीटर लिया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट, एक डायमेट्रिकल एंड Z1 है, दूसरा डायमेट्रिकल एंड Z2 है और मुझे इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे निधि, बताओगी? निधि और कौन कौन सा है? आकाश, आनंद, तुम लोग बता सकते हो? सर्कल का डायमेट्रिकल एंड्स का फॉर्मूला था, उसमें सर x1 के जगह पे तो x1 और y1 की जगह पे y1, और ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग वहां का आइडिया यूज करेंगे। वहां पे आपको याद होगा डायमेट्रिकल एंड का जो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था हमने, याद है? हमने बोला था कि भाई कहीं पर भी एक और पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि उसको अभी तक जेड जो है वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमने
इसी पर कहीं पर एक और पॉइंट ले लिया जेड वेरिएबल, जो कि इस सर्कल पर कहीं पे भी हो सकता है, राइट। अब मैं बोलूंगा कि इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मिड पॉइंट फाइंड करके हम लोग सेंटर फाइंड किए थे और डिस्टेंस से रेडियस निकाले थे। एक और मेथड बताए थे, ये तो हम बताए थे कि डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ये हम बोले थे, हम फॉर्मूला डिराइव किए थे यहाँ से कि इसका स्लोप निकाल दिए थे, इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कराए थे, तुमको याद होगा तो। यस सर, यस सर। याद है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हमने जेड निकाल लिया, जेड क्या, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इसको जेड माइनस जेड1 का मॉड बोल सकती हो, और इसको मैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड2 का मॉड बोल सकता हूँ, ठीक है। Yes. और इसका नाम अगर P दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, तो हम ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। AP जो मुझे मिला है, AP ये मॉड ऑफ जेड माइनस जेड1 का स्क्वायर मिला है। PB जो मुझे मिला है ये मॉड ऑफ जेड माइनस जेड2 का स्क्वायर मिला है। एंड AB जो मुझे मिलेगा ये मॉड ऑफ जेड1 माइनस जेड2 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जो होता है जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है, तो आई विल राइट कि ये मुझे मिलेगा, मॉड हटा देते हैं यहाँ से, ये मुझे मिलेगा जेड माइनस जेड1 इंटू जेड बार माइनस जेड1 बार, अलग अलग कर लिया हमने बार को, प्लस जेड माइनस जेड2 इंटू जेड बार माइनस जेड2 बार इक्वल्स टू जेड1 माइनस जेड2 इंटू जेड1 बार माइनस जेड2 बार, इस तरीके से। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि जेड बार इंटू जेड माइनस जेड1, जेड बार इंटू जेड माइनस जेड1, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं माइनस जेड1 बार जेड माइनस जेड1, प्लस सिमिलरली मैं बोलूंगा कि जेड बार इंटू जेड माइनस जेड2, और माइनस जेड2 बार जेड माइनस जेड2, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर ये क्या हो जाएगा, जेड1 माइनस जेड2, सॉरी जेड1 माइनस जेड2, ये हो जाएगा जेड1 माइनस जेड2, इसका मल्टीप्लाई किया है हमने जेड1 बार के साथ, एंड माइनस जेड2 बार इंटू जेड1 माइनस जेड2, जेड1 माइनस जेड2, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं। यहां पर पहले वाले लाइन को तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, जेड बार इंटू जेड माइनस जेड1, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पर मुझे मिलेगा जेड इंटू जेड1 बार, और माइनस माइनस प्लस जेड1 बार। उसी तरह यहाँ पर जेड बार को तो कॉमन रखेंगे, जेड माइनस जेड2 को भी छोड़ देंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस, ये हो जाएगा जेड2 बार इंटू जेड, और माइनस माइनस प्लस जेड2 बार
Z2 बार, और इस साइड मुझे मिलेगा, यहाँ पे मैं Z1 बार लिख सकता हूँ माइनस Z1 बार Z2 और माइनस ये हो जाएगा Z2 बार Z1 और ये माइनस माइनस प्लस Z2 बार, राइट। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ इसको, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ Z1 बार इस साइड है, इस साइड भी है, कैंसिल होगा। Z2 बार एक इस साइड है, एक इस साइड है, कैंसिल होगा। इन दोनों को इस साइड में लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन Z बार इंटू Z माइनस Z1 जो है एज इट इज लिखूंगा मैं। क्या लिखा हमने, हाँ Z बार Z माइनस Z1। यहाँ पे मैंने लिखा है Z बार Z माइनस Z1 प्लस दूसरा जो मैंने लिखा है Z1 बार नहीं, हाँ Z बार Z माइनस Z2। यहाँ पे मैंने सही लिखा है क्या, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, Z1 बार है ना ये, सही है। और इसका Z बार Z, हाँ सही है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है Z बार इंटू ये Z माइनस Z2 है, Z माइनस Z2, Z माइनस Z2, और इधर देखिए ये वाला टर्म बच गया है Z1 बार माइनस Z1 बार, फिर ये वाला टर्म बच गया है Z2 बार, ये भी माइनस में है, माइनस Z2 बार। इस साइड इधर से ये टर्म्स आएंगे, इधर से ये टर्म्स आएंगे, RHS से टर्म कौन कौन सा आएगा, माइनस Z1 बार Z2, ठीक है। तो अच्छा ये इधर माइनस था ना Z1 बार Z2, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या था Z1 बार Z2, और दूसरा ये वाला टर्म भी माइनस में इस साइड प्लस में हो जाएगा Z1 Z2 बार, ये क्या हो जाएगा प्लस Z1 Z2 बार इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से देख सकते हो कि ये Z1 बार और ये Z2 ये दोनों जो है कॉमन हो जाएंगे, Z बार दोनों में है, इस Z बार को कॉमन निकालेंगे हम। अच्छा Z बार को कॉमन निकालने से फायदा है, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। मैंने जैसा वहां पर लिखा था ना, यहाँ वहां पे याद होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमने लिखा था। मैं चाहता हूं कि इसी फॉर्म में मैं यहाँ पर भी डेरिवेशन करूं, इसी फॉर्म में यहाँ पर भी डेरिवेशन करूं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर ये वाला टर्म Z1 बार इसमें कॉमन है और Z1 बार इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसके साथ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूंगा ये Z1 बार Z बार को तो मैं एज इट इज अभी लिख देता हूँ Z बार, ये Z माइनस Z1 हो जाएगा, प्लस Z बार अभी भी कॉमन होगा यहाँ पर, ये Z माइनस Z2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं किसको कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस Z1 बार को कॉमन निकाल लेता हूँ, Z1 बार को, तो ये माइनस ये मुझे मिलेगा Z माइनस Z2 मिलेगा गाइस, ये क्या मिलेगा Z माइनस Z2, और यहाँ पर मैं इस वाले में माइनस Z2 बार को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा Z माइनस Z1। Am I right everyone? And this is equals to 0। अब देख सकता हूं मैं कि यहाँ पे Z माइनस Z1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो इसमें से ये दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि Z माइनस Z1 तो मुझे कॉमन मिल जाएगा, Z माइनस Z1, और यहाँ पर गाइज मुझे मिल जाएगा Z बार माइनस Z2 बार, और प्लस
यहां से z माइनस Z2 को कॉमन निकाल लेंगे तो z माइनस Z2 कॉमन हो जाएगा। आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं z बार माइनस Z1 बार and this is going to be 0. Is it clear to everyone? So यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ इन डायमेट्रिकल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, सभी को क्लियर है, ये क्लियर है ना? सो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आप जाकर आरडी शर्मा का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को छोड़ के बाकी हर टाइप का क्वेश्चन आपको उससे लगना चाहिए, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मॉड्यूल। ठीक है, तो आरडी शर्मा का बुक बनाइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को छोड़ के हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इसमें रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह नहीं है। सो हम लोग देखेंगे बारी बारी से, अभी पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड फिर उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी, देन वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कोनिक सेक्शन, एंड देन वी विल हैव रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो ये 3 पार्ट, मेजर पार्ट है, ये सभी हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है ना? एंड देन सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, we'll meet in the next class. अभी चलेगा आकाश, अभी चलेगा ये चैप्टर। ठीक है, इतना छोटा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है।